नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं महामुद्दा से, यानी महाराष्ट्र के सबसे बड़े मुद्दे से। महाराष्ट्र में कांग्रेस थोड़ी और कमजोर होती दिख रही है क्योंकि एक और दिग्गज नेता पार्टी के छोड़ गए हैं। हालांकि पार्टी कह रही है कि निकाले गए हैं, पर कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एक के बाद एक ऐसे झटकों से संकट में मालूम पड़ती है क्योंकि सीटों का फॉर्मूला अब तक साफ नहीं हुआ है। तो किस तरह से लोकसभा चुनावों को कुछ ही दिन बचे हैं और महाविकास अघाड़ी की गाड़ी सीटों पर फंसी हुई नजर आ रही है, दिखाते हैं हम आपको इस पर स्पेशल रिपोर्ट महामुद्दा में। आम्ही सगळ्यांना एकत्रित करायचा प्रयत्न करतोय। नितीनजींना रेकॉर्ड मताने निवडून आणणार। और जय श्री राम। हाथ से एक और साथ छूट गया। पार्टी विरोधी बयानों और अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय निरुपम 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए। निरुपम कह रहे हैं कि निष्कासन से पहले ही इस्तीफा भेज दिया था। पार्टी छोड़ते ही गांधी परिवार पर जमकर बरसे। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था, इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं। तो ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद्व चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नाराजगी उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर उतारे गए उद्धव ठाकरे के एक तरफा कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर के नाम से शुरू हुई, जो कि इस्तीफे तक पहुंच गई। बची कुची शिवसेना का तंज कसते हुए निरुपम उद्धव ठाकरे पर भी खूब बरसे। अभी जो बची कुची शिवसेना है उसके प्रमुख परसों गए थे वहां रामलीला मैदान में, और वो भाषण देते देते बोले कि भारतीय जनता पार्टी यानी भ्रष्ट जनता पार्टी। तो भ्रष्टाचार अगर आपका इतना बड़ा मुद्दा है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ ईडी का केस लगा है, जिस व्यक्ति के ऊपर खिचड़ी चोरी का आरोप है, जिस व्यक्ति ने सप्लायर से 1,60,00,000 का की दलाली ली है बाई चेक, वो उसको आप किस मुंह से उम्मीदवार बनाते हैं? मैंने यही मुद्दा खड़ा किया था और मुझे लगा था कि मेरी पार्टी जो दिन रात भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सभी लोगों को नसीहतें देती रहती है, शायद इस विषय को समझेगी, लेकिन मेरी पार्टी ने भी नहीं समझा। और इतना आपको बता देता हूं कि चुनाव लड़ूंगा और इस बार जीतूंगा और यहीं से लड़ूंगा, यहीं से जीतूंगा, ये आप समझ लीजिए। अगला ठिकाना क्या होगा 9 अप्रैल को साफ करेंगे, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी में विरोध के तेज सुर उठ रहे हैं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने निरुपम को कांग्रेस का कचरा बताया, तो शिंदे गुट के नेता भी चेतावनी दे रहे हैं। कांग्रेस ने अपना कचरा संजय निरुपम को रोड पे फेंका है, तो इस कचरे को मेरी दरख्वास्त रहेगी कि डंपिंग ग्राउंड में डालिए, अपने पार्टी में अपने घर पे लाने की जरूरत नहीं है। संजय निरुपम जैसे हल्के चरित्र का आदमी, जिन्होंने जब देश ने आर्मी ने हमारी सर्जिकल स्ट्राइक की थी उस पर प्रश्न उठाए, मुंबई में एंटी हिंदू जाकर उन्होंने बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की और धड़ल्ले से बोला हाँ मैं बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा। ऐसे आदमी को अगर कचरे को उठाकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दल में लेती है और उसको आने वाले समय में नेतृत्व करने का मौका देती है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य और हो नहीं सकता। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूं और पर्सनल लेवल पे, कोई दल के साथ पर्सनल लेवल पे, मैं एक पर्सनल कैपेसिटी में ऐसे आदमी का विरोध करता हूं और मैं ऐसे आदमी का विरोध करता रहूंगा। 2004 से सुनील दत्त साहब के इलेक्शन से हम विरोधक है। जब संजय निरुपम मुंबई कांग्रेस में थे तब 3 मुंबई कांग्रेस के विधायक
राजन सिंह, रमेश सिंह ठाकुर और मैं पार्टी छोड़ के निकल गए। अगर संजय निरुपम शिवसेना में प्रवेश करते हैं तो मेरा जरूर विरोध रहेगा। महाराष्ट्र में सीटों पर तकरार कुछ इस कदर है कि एक एक करके दिग्गज नेता पाला बदल रहे हैं। संजय निरुपम का कांग्रेस से जाना न सिर्फ पार्टी को कमजोर दिखा रहा है, बल्कि महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को संकट में खड़ा भी दिखा रहा है। सीटों का फॉर्मूला अब तक साफ नहीं है, यानी कि सीटों पर महाविकास अघाड़ी की गाड़ी फंसी नजर आ रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तीनों दलों के बड़े नेता सीटों पर समझौते को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उसे रद्द करके बैठकों में फिर व्यस्त हो गए। इधर उद्धव ठाकरे रुकने या झुकने के मूड में नहीं, 21 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं, जिनमें वैसी सीटें भी हैं जो सहयोगी दल मांग रहे थे। कांग्रेस काडर में इसको लेकर नाराजगी है। खबर है कि कांग्रेस अब अपनी तय सीटों पर बिना कदम खींचे फ्रेंडली फाइट के मूड में है। जहां पर हमारे उम्मीदवार नहीं है लेकिन कांग्रेस के हैं, जैसे रामटेक है, पूर्व विदर्भ में तो हमारे पास एक भी जगह नहीं है, तो वहां के शिवसैनिक क्या करें? तो वो भी नाराज थे, अमरावती के नाराज थे। लेकिन उन सारे लोगों को मैंने समझाया है, और जिस तरीके से शिवसैनिकों ने कांग्रेस का प्रचार शुरू किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज या कल से कांग्रेस भी सांगली से लेकर सारी जगह पर शिवसेना के जहां पर प्रत्याशी हैं उनका प्रचार शुरू करेंगे। फ्रेंडली फाइट नहीं होती है, या तो फ्रेंडशिप करो नहीं तो फाइट करो। मैं किसी के जैसे हार्ड वाली लैंग्वेज नहीं बोलता। मैं जब दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं तो मैं दोस्ती पूरी निभाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो मैंने कहा है कि हम लोग मेरिट के आधार पर डिसीजन लेंगे, उसी आधार पर मैं कहूंगा। मैं उनसे भी ज्यादा हार्ड बोल सकता हूं, लेकिन मैं कांग्रेसी हूं। दरअसल दक्षिण मध्य मुंबई और सांगली की सीट पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस बीच कांग्रेस गठबंधन के तहत ये दोनों सीटें अपने पास चाहती है और अड़ी हुई है। इसी तरह भिवंडी की सीट पर भी एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के बीच में तकरार देखने को मिल रही है, जिसने कार्यकर्ताओं के बीच चिंता बढ़ा दी है। अब की बार उन्होंने मुंबई में फिर 5 सीटों पर एक साथ उम्मीदवार उतार दिए। अब संजय निरुपम की बगावत के बाद उनको लगा कि कुछ ज़्यादा हो गया है, एक ही सीट कांग्रेस के लिए, बाकी सब के लिए छोड़ी और 5 सीट शिवसेना की, एनसीपी के लिए भी नहीं छोड़ी उन्होंने सीट। तो अब ये स्थिति कि 5 सीट यहाँ और उन्होंने एक और दे दी, अपनी नॉर्थ मुंबई की सीट जो है उन्होंने एक्स्ट्रा दे दी है और 2 सीटें दे दी हैं अपनी तरफ से। और वो भी अब स्थिति है कि लेना हो लो, नहीं तो यहाँ भी हम उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। ये बौखलाहट क्यों है? आप किससे लड़ाई लड़ने चले हैं? कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई वेव चल रही हो स्थिति और आप जिसको चाहेंगे जिस पत्थर पे सिंदूर लगाएंगे वो पूजा जाएगा कल से। ऐसी स्थिति भी नहीं है आज कांग्रेस की। कांग्रेस लड़ाई में है, एक 50-50 की लड़ाई है। जहाँ 50-50 की लड़ाई होती है वहाँ 51 जब हो जाता है कोई तो दूसरा 49 हो जाता है और उतने में ही खेल बिगड़ जाता है। जब ऐसी कठिन लड़ाई है, ऐसे समय में जब सबको साथ लेके चलना है, यहाँ एकला चलो की जो नारा जो नया लगा है, ये मेरे ख्याल से पूरे महाविकास अघाड़ी के लिए घातक हो सकता है। अब देखिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन में विवाद की स्थिति क्या है। भिवंडी, सांगली, सतारा और दक्षिण मध्य मुंबई की सीटों को लेकर विवाद है। इन 4 सीटों पर मचे घमासान को सुलझाने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन तकरार कायम है। भिवंडी सीट पर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट दोनों पीछे हटने को राजी नहीं। सांगली और दक्षिण मध्य मुंबई सीट पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट पीछे हटने को तैयार नहीं। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई दक्षिण मध्य सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस परंपरागत सीट होने का हवाला देकर इन सीटों पर अपने दावे ठोक रही है। उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि जहां पर उम्मीदवार उतार दिए हैं वहां वापस नहीं लेंगे। हमने कल 4 उम्मीदवार घोषित किए हैं। एक मुंबई का जो है जो दहिसर बोरी वाली सीट है वो हम 1-2 दिन में घोषित कर देंगे, क्योंकि हमने वो कांग्रेस को पूछा है। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप लड़िए, नहीं तो हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। तो कोई पेच नहीं है। चर्चा हुई और भी बातें होती है। जब चुनाव आता है तो सिर्फ सीट शेयरिंग की चर्चा नहीं होती है ना अघाड़ी में, गठबंधन में, और बहुत सी बातें हैं जिसके ऊपर चर्चा होती है। सवाल है कि क्या शरद पवार की मध्यस्थता भी काम नहीं कर रही? ठाकरे परिवार के साथ उनकी पुरानी दोस्ती भी क्या अब पुरानी ही हो गई है? मुझे लग रहा है शरद पवार का रोल नहीं है। आखिरी बैठक जो हुई थी उसमें शरद पवार शामिल हुए थे उद्धव ठाकरे के साथ। उन्होंने कुछ
निर्देश दे दिए हैं, उद्धव शायद उन निर्देशों का पालन कर रहे हैं और वो पूरा बिल भी फट रहा है, तो लेकिन उद्धव ठाकरे के नाम फट रहा है। आज ये जो टूटने की बात है, MBA के टूटने का जो कहते हैं ना बिल फटना होता है, वो बिल उनके नाम फट रहा है। पता नहीं उनको ये समझ, शरद पवार चुप हैं, वो कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझौता हुआ है। आज वो अपनी 6 सीटें अनाउंस कर देंगे और उस पर जाके लड़ेंगे। उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बिगड़ने में वो संभाल सकते थे शरद पवार, पता नहीं क्यों उन्होंने वो रुचि नहीं दिखाई वो संभालने की, ये स्थिति इतनी बिगड़ने क्यों दी। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी रास्ता बदल लिया। महाविकास अघाड़ी में अशांति की बड़ी वजह उद्धव ठाकरे की एकतरफा फैसलों को माना जा रहा है। सरकार के रूप में विफल रही महाविकास अघाड़ी क्या अब गठबंधन के रूप में भी विफल हो रही है, और क्या इसके लिए उद्धव बालासाहेब ठाकरे के राजनीतिक चरित्र को दोषी ठहराया जा रहा है। देखते हैं महाविकास अघाड़ी गठबंधन धर्म निभाने में कितनी कामयाब होती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आम्ही सगळ्यांना एकत्रित करायचा प्रयत्न करतोय। नितीनजींना रेकॉर्ड मताने निवडून आणणार। और पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई, जिसे वो सफल नहीं होने देंगे। इधर पप्पू से कांग्रेस ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। हजारों लोगों के साथ पप्पू यादव नामांकन के लिए पहुंचे। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भरा। पप्पू पहले ही अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करा चुके हैं। उनके नामांकन में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, मगर पप्पू के हौसले बुलंद हैं। बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। महागठबंधन में पूर्णिया सीट आरजेडी के हिस्से आई है। आरजेडी ने जेडीयू से आई बीमा भारती को यहां से उम्मीदवार बनाया है। बीमा भारती के नामांकन के लिए खुद तेजस्वी यादव बुधवार को पूर्णिया पहुंचे। बिना पप्पू यादव का नाम लिए उन पर हमला भी बोला। नहीं, हम लोग कहाँ किसी को नाम ले, उनका भी नामांकन है भाई, जाहिर सी बात है, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। इंडिपेंडेंट तो कोई भी नामांकन कर सकता है, बट पार्टी की तरफ से किसी को ये नहीं है सहमति। हालांकि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होने से पहले लालू और तेजस्वी से मिल चुके हैं। 3 बार पूर्णिया से सांसद भी रहे हैं। पहले ही ऐलान कर चुके हैं वह किसी भी हालत में पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी जो बची है वो मैं भ्रष्टाचार को मिटाने और बिहार के हर परिवार के खुशियों के लिए सीमांचल, पूर्णिया और कोसी के दुनिया के नंबर 1 करने के लिए मैं काम करूंगा, ये मैं आपको वचन दूं। दरअसल बिहार का वो सीमांचल है जहां पूर्णिया सहित 4 सीटों पर तीखा टकराव है और मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में है। पिछली बार पूर्णिया और कटिहार से जेडीयू ने जीत हासिल की थी, अररिया से बीजेपी ने, जबकि किशनगंज सीट कांग्रेस को मिली थी। किशनगंज में मुस्लिम वोट 65 से 70% है। अररिया और कटिहार में 40 से 45% और पूर्णिया में 30 से 35%। लेकिन इस बार अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी के लिए असुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार भी होंगे, यानी वोट बटेंगे और मुकाबला किसी के लिए आसान नहीं रहेगा। दरअसल ये पूरा सीमांचल उस गुत्थी को सामने रखता है जो गठबंधन के नाम पर कांग्रेस और राजद को मिलकर सुलझानी है। ऐसी रणनीति कैसे बनाए कि चुनाव जो भी लड़े वोट न बटे। पूर्णिया से पप्पू यादव का पर्चा दरअसल इस चुनौती का एक प्रमाण ही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सपना गिल ने पृथ्वी पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था।
सपना रुक भैया नहीं। ये फरवरी 2023 का वीडियो है। वीडियो में भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वप्ना गिल मारपीट करते दिख रहे हैं और ये वीडियो पब के भीतर का है, जहां दो समूह के डांस करते करते झगड़ा शुरू होता दिख रहा है। स्वप्ना गिल ने मारपीट के मामले में जमानत मिलने के बाद अंधेरी के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शॉ के खिलाफ छेड़छाड़ और गलत तरीके से छूने की शिकायत दर्ज करवाई थी, मगर पुलिस ने इसे अपने क्षेत्र से बाहर का मामला बताते हुए एफआईआर नहीं ली। लेकिन अब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वप्ना गिल की शिकायत पर जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को 19 जून तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। गिल ने शॉ और उनके दोस्त आशीष यादव के खिलाफ छेड़छाड़, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने की धाराओं 354, 509 और 324 में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। हालांकि पुलिस ने अदालत को बताया था कि शॉ के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप झूठा और निराधार था। ये बड़े शर्मनाक बात है कि एक औरत जो है वो पुलिस स्टेशन जा रही है और 1 साल से उसका एफआईआर नहीं हुआ है और पुलिस स्टेशन में आप पुलिस स्टेशन तो चलो सेकेंडरी है, मेडिकल रिकॉर्ड्स उनके पास है, जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रिकॉर्ड ये बोलता है कि चेस्ट पे उनके ब्रूसेस है और उनको काफ़ी मार लगी हुई थी। ये क्लियर मेडिकल रिकॉर्ड होने के बाद भी अगर एफआईआर पुलिस ने करती तो आप समझिए कि पुलिस मशीनरी किस तरीके से काम कर रही है, किसका प्रेशर है इसके अंदर, क्यों एफआईआर लिया नहीं गया था, हमको क्यों कोर्ट जाना पड़ा, हमको क्यों कानून का सपोर्ट नहीं मिला तब जाके हमको कोर्ट जाना पड़ा। तो ये बहुत एक दिक्कत वाली बात है और एक बहुत शर्मनाक बात है कि पुलिस मशीनरी हमारा इस तरीके से काम कर रहा है। इसके पहले भी कई विवादों में रहने वाले पृथ्वी शॉ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर जो इल्जाम लगाए गए हैं उस पर मुंबई पुलिस जल्द ही अपनी जांच शुरू करेगी और 19 जून तक इस रिपोर्ट को पेश करेगी। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ अपने बल्लेबाजी से ज्यादा विवादों को लेकर चर्चा में रहते हैं। पिछले साल भी ऐसा ही एक विवाद सामने आया, जहां पर एक वायरल वीडियो में पृथ्वी शॉ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वप्ना गिल के साथ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे थे। इस मामले के बाद स्वप्ना गिल ने पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में ये था कि पृथ्वी शॉ ने उनको गलत तरीके से छुआ है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए कल अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मुंबई पुलिस को इस मामले में जांच करने के आदेश दिए हैं और 19 जून तक रिपोर्ट को पेश करने का निर्देश भी दिया है। इस मामले पर अब पृथ्वी शॉ की मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ गई हैं। कैमरामैन संदेश के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। एक्स हो या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेक न्यूज या सूचना सबके लिए बड़ी चुनौती साबित होती है। ऐसे में एक्स ने भारत में भी कम्युनिटी नोट्स फीचर लॉन्च कर दिया है। आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं क्या है ये फीचर। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स के उस फीचर के बारे में जो भारत में भी लॉन्च हो गया है और बड़े काम की चीज है ये। एक्स हो या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेक सूचना, फेक न्यूज सबके लिए सिरदर्द है, बड़ी चुनौती है। निपटा कैसे जाए? अक्सर एक ऐसे सिस्टम और सेटअप को विकसित करने की मांग उठती रही है जो फेक के मायाजाल पर लगाम लगाए। इसी को ध्यान में रखते हुए एक्स ने भारत में भी कम्युनिटी नोट्स फीचर लॉन्च कर दिया है। जो यूजर्स इस फीचर के साथ जुड़ेंगे उन्हें कंट्रीब्यूटर्स यानी योगदानकर्ता कहा जाता है। तो आज हम इसी कम्युनिटी नोट फीचर की पूरी ABCD आपको समझाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये फीचर है क्या। तो ये फीचर एक प्रकार का फैक्ट चेक प्रोग्राम है। ये फीचर यूजर्स को फैक्ट चेक प्रोसेस का हिस्सा बनाता है और इसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं। जो पोस्ट शेयर की जाएंगी उनका फैक्ट चेक हो सकेगा इस फीचर के माध्यम से। 69 देशों के यूजर्स इस फीचर से जुड़े हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब ये तो आपने जान लिया कि फीचर है क्या। अब इस फीचर का लक्ष्य क्या है? फेक न्यूज और गलत सूचनाओं को यूजर्स तक पहुंचने से रोकना, यूजर्स को इससे बचाना, इसका सबसे बड़ा मकसद है। फेक न्यूज पर प्रहार करके बेहतर डिजिटल वातावरण तैयार करना, यह भी इसका एक मुख्य लक्ष्य है, जिससे कि लोगों तक सही सूचनाएं जा सकें, लोग वेल इन्फॉर्म्ड हो, उनके मन में किसी भी बात को लेकर या किसी भी खबर को लेकर, सूचना को लेकर, किसी विषय को लेकर कोई पूर्वाग्रह नहीं पहुंचे, सही जानकारी लोगों तक जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब कैसे जुड़े इस कम्युनिटी नोट्स फीचर से, ये जानना भी
जरूरी है। फीचर से जुड़ने के लिए एक लिंक पर क्लिक करना होगा। यह लिंक कम्युनिटी नोट्स के ऑफिशियल हैंडल पर मिलेगा। कुछ शर्तों को मानने के बाद आप योगदानकर्ता बन जाएंगे, यानी कि जैसे ही आपने कंडीशन को एक्सेप्ट किया, जैसे कि हर ऐप में या किसी भी आप आजकल ऑनलाइन किसी भी चीज़ से जुड़ते हैं तो उनकी कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, उन पे आप एग्री करते हैं तो आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, आप उसका यूसेज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही इसके साथ भी है। अब कम्युनिटी नोट फीचर से जुड़ी कुछ शर्तें भी हैं, इनके बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। और ये शर्तें जो मानेगा, जो इन शर्तों के दायरे में आएगा, वही इस फीचर का हिस्सा बन पाएगा। तो योगदानकर्ता ने हाल ही में एक्स की गाइडलाइंस का उल्लंघन ना किया हो, यानी कि किसी किस्म का कोई भी दाग, एक प्रकार से हम कहें तो एक्स की तरफ से ना लगा हो, कोई गाइडलाइंस का उल्लंघन एक्स की ना किया गया हो। योगदानकर्ता कम से कम 6 महीने से एक्स पर हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कल अपना एक्स हैंडल पर आप एक्टिव हुए हैं, कल से आपका अकाउंट खुला और आज आप इस फीचर से जुड़ जाएंगे। नहीं, कम से कम आप 6 महीने से सक्रिय होने चाहिए एक्स पर, प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद ही आप इसका हिस्सा बन पाएंगे। इसकी बाकायदा जांच पड़ताल होगी और उसके बाद आपको हिस्सा बनाया जाएगा। योगदानकर्ता का एक वेरीफाइड मोबाइल नंबर होना चाहिए, और केवल नंबर ही नहीं होना चाहिए, शर्त यह भी है कि यह नंबर किसी और कम्युनिटी अकाउंट से जुड़ा हुआ ना हो। तो ये तमाम सावधानियां इसलिए बरती गई हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग ज्यादा से ज्यादा इस फीचर के साथ जुड़े, इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, इस कम्युनिटी में कंट्रीब्यूटर बने और फैक्ट चेक की इस मुहिम में अपना योगदान दे सकें। तो आज हमने आपको बताया एक्स के सोशल मीडिया की जो फैक्ट चेक प्रोसेस है, एक्स पर जो फैक्ट चेक प्रोसेस है, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इसके बेहतर नतीजे यूजर्स के लिए सामने आएंगे।